नमस्कार। आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाली खबर पर बात करने जा रहे हैं जो यमन से आ रही है। जी। ये मामला है भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का, जिन्हें वहाँ यमन में मौत की सज़ा सुनाई गई है। हाँ, ये खबर वाकई चिंताजनक है। हमारे पास इस पर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को समझें, मतलब परत दर परत देखें कि ये हालात बने कैसे। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि एक भारतीय नागरिक विदेश में इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। तो पहले निमिषा प्रिया के बारे में बात करते हैं। कौन है ये? ये केरल की रहने वाली हैं, 37 साल की एक नर्स। जी। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि यमन में उन्हें हत्या के एक मामले में मौत की सजा मिली है और कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि शायद 16 जुलाई को सजा पर अमल भी हो सकता है। हाँ, और इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खबरों के मुताबिक यमन के जो राष्ट्रपति हैं रशद अल अलीमी, उन्होंने भी सजा की पुष्टि कर दी है। अच्छा, तो ये तो मतलब मामला काफी आगे बढ़ चुका है कानूनी तौर पर। बिल्कुल, राष्ट्रपति की पुष्टि एक तरह से यमन की न्याय प्रक्रिया का, आप कह सकते हैं, एक अहम पड़ाव होता है। तो आरोप क्या है उन पर? आरोप हैं एक यमनी नागरिक जिनका नाम तलाल अब्दो मेहदी था, उनकी हत्या का। और जैसा मैंने कहा, राष्ट्रपति की पुष्टि इस मामले को सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहने देती, ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। सही बात है। तो ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जी। निमिषा यमन में थी, नर्स का काम कर रही थी और वो अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी। हाँ, अपना काम शुरू करना चाहती थी। यही उनकी मुलाकात हुई तलाल अब्दो मेहदी से। कहा जाता है कि मेहदी ने शुरू में मदद करने का वादा किया था, शायद लाइसेंस वगैरह दिलाने में। जी, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। और यहीं से शायद मतलब प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ, ऐसा लगता है। खबरों के मुताबिक निमिषा ने किसी तरह अपना क्लिनिक खोल तो लिया, लेकिन उसके बाद मेहदी ने उन्हें कथित तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया। किस तरह की परेशानी? रिपोर्ट्स में जिक्र है कि वो खुद को निमिषा का पति बताने लगा था, पैसे मांगने लगा था। मतलब हालात इतने बिगड़ गए कि निमिषा तो पुलिस के पास जाना पड़ा। अच्छा, उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की? जी। शिकायत के बाद मेहदी को थोड़े समय के लिए गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जैसे ही वो रिहा हुआ, उसने कथित तौर पर निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। ओहो, पासपोर्ट जब्त कर लिया। ये तो बहुत। हाँ, ये एक तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश थी। मतलब वो यमन छोड़कर जा ना सके। ये दिखाता है कि मामला कितना बिगड़ चुका था। सही कहा। ये एक तरह से संघर्ष का एक खतरनाक मोड़ था। और यहीं पर देखिए, वो दिलचस्प बात आती है, या यूं कहें कि दुखद मोड़ आता है। वो अपना पासपोर्ट वापस पाना चाहती थी और इसी कोशिश में, ऐसा कहा जाता है, निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने के इरादे से एक सेडेटिव, मतलब बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया। बेहोश करने के लिए? हाँ, शायद ताकि वो पासपोर्ट ले सके। हाँ, शायद यही इरादा रहा हो। लेकिन हुआ ये कि अनजाने में इंजेक्शन का डोज जरूरत से ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो गई। ओह, तो ये मतलब इरादतन हत्या थी या गैर इरादतन, ये तो खैर कानूनी बहस का मुद्दा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहां से मामला और भी ज्यादा भयानक हो गया। हाँ, क्योंकि मौत के बाद जो हुआ वो भी काफी चौंकाने वाला है। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहदी की मौत के बाद निमिषा ने अपनी एक यमनी सहकर्मी, जिनका नाम हनान बताया जाता है, उनके साथ मिलकर मेहदी के शव के टुकड़े किए। हे भगवान! और फिर उन टुकड़ों को एक पानी की टंकी में छिपा दिया। ये क्यों किया होगा? शायद घबराहट में, सबूत मिटाने के लिए? हाँ, बहुत संभव है कि ये घबराहट और सबूत मिटाने की एक बहुत ही भयानक कोशिश रही हो, लेकिन इस कदम ने अपराध की गंभीरता को कई गुना बढ़ा दिया। और यहीं पर मामला वाकई पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इस सजा में भी फर्क है। हाँ। 2018 में जब सजा सुनाई गई तो निमिषा को मिली मौत की सजा, लेकिन उनकी जो सहकर्मी थी हनान, उन्हें आजीवन कारावास मिला। जी। सजा भी ये अंतर क्यों है, ये तो केस की डिटेल्स पर निर्भर करेगा। शायद मुख्य भूमिका किसकी थी या बाद का बर्ताव कैसा रहा, इन सब बातों पर गौर किया गया हो। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, 2018 में सजा सुनाई गई थी जी। और अब 2024 में फांसी की तारीख की बात आ रही है जी। ये जो इतना लंबा गैप है, लगभग 6 साल का। हाँ, ये कई सवाल खड़े करता है। क्या इस बीच अपीलें चल रही थी? क्या कोई राजनयिक स्तर पर बातचीत की कोशिश हुई? ये सब बातें अभी पूरी तरह साफ नहीं है। और एक मानवीय पहलू भी है इसका। बिल्कुल। निमिषा का एक बेटा भी है जो शायद 8 साल का है और भारत में है। ये बात मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। और 2018 से वो सना में ही है, यमन की राजधानी में, शायद जेल में या नजरबंद। जी।
ये भी दिखाता है कि विदेश में, खासकर यमन जैसे देश में जहां हालात वैसे भी मुश्किल हैं, वहां कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल और लंबी हो सकती है। तो अगर हम इसे समेटें तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये घटनाओं का एक बहुत ही दुखद सिलसिला है। हाँ, एक नर्स जो विदेश में अपना भविष्य बनाने गई, फिर एक स्थानीय व्यक्ति के साथ उसका विवाद हुआ। जी, वो मुश्किल में फंसी, पासपोर्ट जब्त हुआ, फिर एक हताश कदम उठाया जिसका नतीजा मौत निकला। और फिर उस स्थिति को संभालने की एक भयानक कोशिश जो उसे सीधे मौत की सजा तक ले गई। सही कहा। और देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है क्या कि ये जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, इनके अलावा और क्या पहलू हो सकते हैं? जैसे निमिषा को यमन में किस तरह की कानूनी मदद मिली? क्या उन्हें सही वकील मिला? क्या भाषा की कोई दिक्कत आई, या सांस्कृतिक अंतर ने उनके केस को किसी तरह प्रभावित किया? हाँ, ये सब बहुत अहम सवाल हैं। और एक और बात, क्या ब्लड मनी यानी पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर माफी की कोई गुंजाइश तलाशी गई? कुछ इस्लामिक कानूनों में ये प्रावधान होता है। अच्छा, तो क्या ऐसी कोई कोशिश हुई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद इन छोटी रिपोर्ट्स में ना हो, लेकिन ये निमिषा के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है उससे ये तो साफ है कि निमिषा प्रिया की स्थिति बहुत ही गंभीर है और मामला बहुत उलझा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये केस कहीं ना कहीं विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही